ये 10 साल पहले की बात है, लेकिन इस घटना की यादें अभी भी ताज़ा हैं। कॉलेज के पहले साल में मेरा एक रूममेट था जिसका नाम जैक था। वो स्कॉलरशिप पे था। वो प्रतिभाशाली था, लेकिन साथ ही शर्मीला भी था। वो बहुत ही कम बात करता था। मैंने जब भी उससे बात करने की कोशिश की, वो बहुत कम बोलता था। लेकिन हफ्तों साथ रहने के बाद हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। उसे उसकी सिंगल मॉम ने पाला था, जिनकी ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई थी। उसे एक वृद्ध व्यक्ति ने गोद लिया था, जिसने एक दुर्घटना में अपने पूरे परिवार को खो दिया था। उसने बताया कि वो सभी लोग कारों को ठीक करते थे। कॉलेज आने के कुछ दिन पहले ही उस आदमी की मृत्यु हो गई। वो फसलों से प्यार करता था, लेकिन उसकी फसलें परिपक्व होने से पहले ही मर जाती थी। उसे लगता था कि उसका जीवन दुर्भाग्य से भरा हुआ है। हाई स्कूल में उसे गंभीर रूप से बुली किया जाता था। दुर्भाग्य से डेमन, जो उसके साथ उसी हाई स्कूल में पढ़ता था और उन सब बदमाशों में से एक था, वो भी हमारे साथ कॉलेज में था और साथ ही हमारे साथ हॉस्टल में भी था। डेमन का एक रूममेट भी था। वो बहुत ही बुरे लड़के थे। जैक डेमन से बचने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता था। जब डेमन को पता चला कि जैक उसके साथ कॉलेज में है, तो उसने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि उसकी माँ की मृत्यु कैसे हुई थी। उसे लोग नाम से चिढ़ाने लगे। ये उसके लिए फिर से हाई स्कूल जैसा माहौल बन गया था। वो नहाने के लिए सुबह जल्दी उठ जाता था ताकि लोग उसे परेशान न करें। बेशक मैं बार बार हस्तक्षेप करता था कि मैं प्रिंसिपल से उनकी कंप्लेन कर दूंगा। एक बार जैक बाथरूम में था जब डेमन और फ्रेड ने उसे चिढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने उसके कपड़े ले लिए और कहा कि उसे अपने कमरे तक नंगा जाना होगा। मुझे सुपरवाइजर को कॉल करना पड़ा, जो उसके बचाव में आया। एक रात डेमन और फ्रेड अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पार्टी में गए थे। दुर्भाग्य से वापस लौटते हुए उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना थी। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी थी। जांच में पता चला कि किसी ने कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी। बाद में ये भी पता चला कि पार्टी में फ्रेड और माइक की लड़ाई हुई थी। माइक सीनियर था। वो अपने शरारती व्यवहारों के लिए बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध था। पुलिस ने माइक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया और कॉलेज ने उसे निष्कासित कर दिया, क्योंकि वो पहले से ही प्रोबेशन पे था। इस घटना को हम सभी लोग भूल चुके थे, लेकिन एक रात मैं अचानक उठा और देखा कि हर जगह अंधेरा था। मुझे ये बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि जैक कभी भी लाइट बंद करके नहीं सोता था, और जब मैंने उसका नाम पुकारा तो उसने जवाब नहीं दिया। जैसे ही मैं लाइट जलाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, और जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी, मैं चौंक गया। मैंने देखा कि जैक अपने बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। जैक, क्या तुम मेरे पीछे खड़े थे? मैंने पूछा। नहीं, उसने ये बहुत ही अजीब तरीके से कहा। तुम अभी तक सोए नहीं क्या? और तुमने लाइट क्यों बंद किया था? उसने मुझे जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद वो सो गया। मैं थोड़ा डरा हुआ था। उसने नींद में कुछ बड़बड़ाया, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और मैं वापस सोने चला गया। मैंने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और इसी बीच जैक ने लाइट बंद कर दी। मैंने कहा कि मुझे लाइट की ज़रूरत है और मैंने लाइट ऑन कर दी। उस रात मैं सो नहीं पाया, इसलिए अगले दिन मैंने कंप्लेन करने का फैसला किया। मैंने लिखा कि जैक को मदद चाहिए। ये पहली बार था जब उसने अजीब व्यवहार किया। मैं अक्सर उसे खुद से बात करते हुए और चीज़ों को छुपाते हुए पकड़ लेता था, और एक बार मैंने उसे पागलों की तरह हंसते हुए देखा। पता नहीं कैसे, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। कंप्लेन लिखने के बाद मैंने हॉस्टल जल्दी लौटने का फैसला किया, इसीलिए मैंने लास्ट लेक्चर को अटेंड नहीं किया। किस्मत से जैक हॉस्टल में नहीं था और इसीलिए मैंने उसका सामान चेक करना शुरू किया। फिर मैंने क्रॉनिकल देखा और उसे पढ़ने का फैसला किया। जब मैंने क्रॉनिकल को पढ़ना शुरू किया तब मैं हैरान हो गया। उसमें लिखा था कि कैसे उसने माइक और फ्रेड के बीच लड़ाई की साजिश रची। उसने फ्रेड के नाम से माइक को धमकी भरे मैसेजेस भेजे थे। माइक पार्टी में फ्रेड का सामना करने गया था और इसी तरह उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई। उसमें यह भी लिखा था कि कैसे उसने फ्रेड के कार का ब्रेक फेल किया। वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि उस कार में डेमन भी होगा। मैं क्रॉनिकल में इतना खो गया था कि मैंने जैक को अंदर आते सुना ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और इसलिए मैं मुड़ा। मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गईं जब मैंने अपने सामने जैक को देखा। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने मुझे रॉड से मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घना अंधेरा था और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। जैक ने मुझे अपनी कार के ट्रंक में बंद कर दिया था और मैं मदद के लिए चिल्ला रहा था। मेरा सांस लेना मुश्किल हो रहा था।
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जैक ऐसा क्यों कर रहा था। मेरा ट्रंक में सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था और मैं मदद के लिए कार को जोर जोर से पीट रहा था। जैक ने सिक्योरिटी गार्ड से फावड़ा मांगा था और उसने उसे दे दिया, लेकिन उसे कहीं ना कहीं शक हो गया था। जब जैक अपनी कार के पास पहुंचा तो उसने कार का ट्रंक खोला और इससे पहले कि मैं चिल्ला पाता या कुछ कह पाता, उसने फावड़े से मेरे सर पर वार किया। उसके बाद उसने ट्रंक को बंद किया और चला गया। शुक्र है कि सिक्योरिटी ने जैक का पीछा किया था और उसने ये सब देख लिया था। उसने तुरंत इसकी खबर पुलिस को की। पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए जैक की कार को ट्रैक करना शुरू किया। उन्होंने कार को खाली देखा और मुझे और जैक को आसपास के एरिया में खोजना शुरू कर दिया कि तभी एक ऑफिसर ने बताया कि कार की ट्रंक में उसे खून से सने 2 दांत मिले हैं। उन्होंने जैक को तब पकड़ा जब वो मुझे दफनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुझे जैक के मरे हुए पिता के गार्डन में पाया। जैक ने मेरे आधे शरीर को दफना दिया था और वो खड़ा होकर हंस रहा था। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और जैक को गिरफ्तार कर लिया गया। जैक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शुरुआत में उसे मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया और इलाज पूरा होने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। मुझे भी थेरेपी की जरूरत पड़ी क्योंकि मैं इस बात से उबर ही नहीं पा रहा था कि जैक ने मुझे जिंदा दफनाने की कोशिश की थी। मेरे थेरेपिस्ट ने कहा कि मुझे जैक से बात करनी चाहिए और इसीलिए मैं उससे मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल गया था। वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, वो बस मुस्कुरा रहा था। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जब मैं कॉलेज लौटा तो लोगों ने जैक को कई नाम दिए। जैक द साइको किलर, जैक द ह्यूमन प्लांटर, द हॉरर फेटिश और आखिर में जैक द रूममेट हु लॉस्ट इट। ये वो नाम हैं जो मैंने सुने थे। इन नामों ने मुझे फिर से घटना की याद दिला दी और मुझे उस हॉस्टल के रूम को छोड़ना पड़ा। कॉलेज के दौरान लोग मेरे आसपास जमा हो जाते थे और उम्मीद करते थे कि मैं उन्हें कुछ बताऊंगा। मैं उन सभी के सवालों को नज़रअंदाज करता था और कभी भी उनसे इस घटना के बारे में बात नहीं करता था। मुझे बार बार थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ रहा था क्योंकि मैं इस बात से उबर नहीं पा रहा था कि जैक ने मुझे जिंदा दफनाने की कोशिश की थी और शायद मैं उसके बगीचे के लिए खाद बन सकता था जो उसके मुरझाते हुए पौधों को बचा सके। इसलिए वो मुझे जान से मारना चाहता था।